Let's begin our today's lecture, which is about the role of governments in financial markets. Basically, the financial markets play a prominent role in any economy, and the governments, in their regulatory capacities, have greatly influenced the development and evaluation of these financial markets and institutions. It is very important for the governments to realize that these markets and institutions, if behave properly and interactively, that will result in the economic development of the country. So the both forces are interactive, and governments need financial markets and financial markets definitely needs the governments to regulate them, क्योंकि दोनों ने मिलकर कंट्री की डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो है वो चलाना होता है। आपको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनाई गई है, जो कि पूरे बैंक्स को और पूरे फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उस सबको मैनेज करती है। तो किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस बनाती है ताकि इन फाइनेंशियल मार्केट्स के ऑपरेशंस को मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी। और वो प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं और क्या पर्पज़ है इन मार्केट्स की रेगुलेशंस को फॉर्म करने का, अभी हम वो देखते हैं। डिफरेंट पर्पसेस हैं। सबसे पहला पर्पज़ है कि अपने कंट्री के अंदर फ्रॉड को प्रिवेंट करना। फ्रॉड कैसे हो सकता है कि आपको पता है कि इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको जो है वो एक श्योरिटी चाहिए होती है कि जो भी इशूअर्स हैं सिक्योरिटीज़ के, वो उन इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड रीज़न है प्रमोट कंपटीशन एंड फेयरनेस। गवर्नमेंट्स जो है वो इन रेगुलेशंस को फॉर्म करती हैं ताकि कंट्री के अंदर प्रॉपर कंपटीशन और फेयरनेस लाई जा सके। कोई भी मार्केट जो है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट हो, देयर शुड बी अ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी मार्केट में, लो कॉस्ट ऑपरेशंस नहीं हो सकेंगे। आपको पता है कि एक कंपैरेटिव मार्केट क्या होती है? जहाँ पर मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जहाँ पर आपके पास जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर इज़ अ सफिशिएंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स, ताकि मार्केट की जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर्ली चल सके। तो कंपैरेटिव मार्केट होना और उसमें फेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्राइसेस भी फेयर हों और प्रॉपर डिमांड और सप्लाई भी हो, ठीक है। उसके बाद प्रमोट स्टेबिलिटी इन एनी इकोनॉमी। अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए भी इन रेगुलेशंस को बनाया जाता है। उसके अलावा फॉरेन कंसर्न्स जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स में आकर अपने जो हैं वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं, तो उनको भी रेगुलेट हमने पढ़ा था जो है वो लास्ट वाले चैप्टर में, कि फाइनेंशियल मार्केट्स जिस कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को इशू करते हैं उस कंट्री की जुरिस्डिक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो उस केस में हम ये वही जुरिस्डिक्शन है, वही रूल्स हैं कि हम अपनी फॉरेन कंसर्न्स को, फॉरेन कंपनीज़ को अपनी कंट्री के अंदर जो भी वो इशू करेंगे उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर सकें। और लास्ट रीज़न और पर्पस हो सकता है इन रेगुलेशंस का, कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल हम करते हैं इन रेगुलेशंस के थ्रू। ये एक पर्पसेस है जो कि गवर्नमेंट अपना इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट रेगुलेशंस बनाती है। और पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा है कि किस तरह से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं। SECP के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स एंड फंक्शंस हैं जो कि पूरे की पूरी कंट्री के अंदर बैंक्स को, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको रेगुलेट कर रहे होते हैं। विदाउट द गवर्नमेंट रेगुलेशंस हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स काम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेशंस हैं जो कि बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट्स ने बनाई हुई हैं। जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता जाता है और हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो उससे रिलेटेड फिर गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट कर देती है। द फर्स्ट रेगुलेशन इज़ डिस्क्लोजर रेगुलेशन। डिस्क्लोजर, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपरली जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना, ठीक है। अब डिस्क्लोज़ करने का मकसद क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि इश्यूअर्स जो हैं जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इश्यू करते हैं, तो उनको उस सिक्योरिटी के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिकली प्रोवाइड करनी होती है, जिसके लिए हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, अपना मेमोरेंडम बनाया जाता है, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, ताकि कंपनीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल हो, ठीक है। ये रेगुलेशंस बनाई ही इसलिए गई हैं कि कंपनीज़ जब भी कोई भी अपने सिक्योरिटीज़ इशू करने लगती हैं, तो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाए, जो भी हमारे जो है वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको।
ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीजर हो सके। अब आपको ये भी पता है, आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी स्टार्टिंग पे, जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और इनसाइडर ट्रेडिंग से पहले एक और प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस की है। इन एजेंसी प्रॉब्लम बेसिकली एजेंट्स और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप जो है वो होता है एक डायरेक्टर में और शेयर होल्डर्स में। जब कंपनी बनाई जाती है तो शेयर होल्डर्स ने मनी इन्वेस्ट की होती है, डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। और डायरेक्टर्स जो हैं उनका बेसिक मकसद ही यही होता है टू क्रिएट द वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स, अपने ऑनर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना कंपनी को बनाने का मकसद होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स अपने इन्वेस्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट पे काम करने की बजाय अपने पर्सनल बेनिफिट्स को है जो वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है एजेंसी प्रॉब्लम, कि जब एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल के बेटरमेंट के लिए काम करने की बजाय अपने लिए काम करने लग जाए, वो कहलाती है एजेंसी प्रॉब्लम। और कंपनीज जब अपने स्टॉक्स इशू करती हैं तो डेफिनेटली मैनेजर्स ने और डायरेक्टर्स ने इशू करने होते हैं। उनके लिए ज़रूरी होता है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने नए इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना। अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देर इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ द शेयर इशू। और उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो विद इन कंपनी काम कर रहे हैं आपके मैनेजर्स और डायरेक्टर्स, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है आपकी कंपनी के बारे में। उनके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब शेयर्स किस तरह से काम कर सकते हैं, कंपनी का अंदर का प्रोसीजर क्या है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है 100%, ऑलमोस्ट 100% हर डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं, अगर हम उनको वो 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक और प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगी। दूसरी प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि अनइवन इन्फॉर्मेशन होती है। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन कम है, आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अगर डिस्क्लोजर रेगुलेशन ना हो तो हमें दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एक है एजेंसी प्रॉब्लम और दूसरी है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट्स ने क्या किया हुआ है, जो है डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लोजर रेगुलेशन बनाई है, ताकि कोई भी मैनेजर, कोई भी डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को फ्रॉड ना कर सके। दूसरी रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट्स ने बनाई है वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी रेगुलेशंस, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को रेगुलेट करना। अब ये फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, जो कि आपके ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, उनके एक्टिविटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं सिक्योरिटी के, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में बैठकर काम कर रहे होते हैं और उन्होंने जो है वो सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करना होता है। ठीक है, इनको हम एजेंट्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, वो कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग प्रॉब्लम। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल मेंबर्स हैं, जैसे कि सीईओ हो गए, या फिर जो आपकी कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, वो इस पोजीशन में होते हैं कि उनके पास आपकी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, और वो अगर आपकी कंपनी के फर्दर शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो आपके न्यू या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता, उनको नुकसान हो सकता है अगर हम उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रॉब्लम है, जब आपके सीईओज़ और आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होते हैं वो इंडल्ज हो जाते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स में और आपके शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में, तो उसको भी रेगुलेट किया जाता है। आपको पता है कि हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा था कि जो है एक प्रॉपर मेथड होता है कि डायरेक्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी कंपनी में या नहीं, मतलब क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर्स बन सकते हैं या नहीं। तो हर कंपनी के, हर कंट्री के अलहदा से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया जाता है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। उसके अलावा ये जो एक्टिविटी रेगुलेशन है, ये इसलिए भी बनाई जाती है कि जो आपकी मार्केट्स का स्ट्रक्चर है और जो ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड रेगुलेशन आ जाती है, विच इज़ रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी इकोनॉमी की, उनका बेसिक काम क्या होता है कि हाउस होल्ड से और इंडिविजुअल से जो उनकी सेविंग्स होती हैं ये कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। हम भी ऐसे ही करते हैं, पैसा है हमारे पास, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक के पास जाते हैं और अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं। बेसिकली दे आर द कलेक्टर ऑफ सेविंग्स ऑफ द कंट्री।
तो ये एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी लैंडिंग, बोरोइंग और फंडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है। बेसिकली इट्स द रिस्ट्रिक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उनकी एसेट और लाइबिलिटी मैनेजमेंट को क्यों यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है, लैंडिंग और बोरोइंग को कंट्रोल कर रहे हैं हम, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी का सेविंग्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर वो सेविंग्स यूज़ करेंगे वो हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लोग सेव करते हैं, वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं वो ये शो करते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका जो एक तो ये सेविंग्स इकट्ठे करते हैं, ठीक है। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बेसिक काम ये होता है कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, यानी कि सेवर्स सेविंग्स को कलेक्ट करना। दूसरा, ये बहुत बड़ी-बड़ी पेमेंट्स करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपने बैंक बिल पे करना है तो आप बैंक के थ्रू पे कर देते हैं। अगर आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आप ईज़िली कर सकते हो। तो ये जो कंट्री में कॉम्प्लेक्स पेमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल की पेमेंट है, किसी भी शॉपिंग की पेमेंट है, या फिर आपने जो है वो अपनी मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो पेमेंट्स भी आप इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली द कॉन्ड्युइट्स, मतलब मीन्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी ये कमर्शियल बैंक्स पर बेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये तीनों काम जो है ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स के हैं। विदाउट बैंक्स हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इनकी इतनी इम्पोर्टेंस की वजह से गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रिज़र्व अपने पास रखना ज़रूरी है। उसके अलावा बताया जाता है कि किस-किस सेक्टर में कितना-कितना लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है लोन की, मिनिमम लिमिट, फ्लोरिंग और सीलिंग वगैरह बताई जाती है। ये सारी रेगुलेशंस क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ रेगुलेशन है हमारे पास, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेंट्स। और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें होता बेसिकली ये है कि कंस्ट्रेनिंग द फ्रीडम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज़ फर्म इन डोमेस्टिक मार्केट, ताकि वो हमारी इकोनॉमी को जो है वो फ्रॉड ना कर सकें। क्योंकि दूसरी कंट्री और दूसरी इकोनॉमी के जो एसेट्स हैं, जब मतलब सिक्योरिटीज़ हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी में लेकर आते हैं, तो उस कंट्री की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस केस में हर गवर्नमेंट, हर कंट्री जो है उसने एक लिमिट रखी होती है, एक अपना जुरिस्डिक्शन रखी होती है कि कौन-कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी डोमेस्टिक मार्केट में अपने जो है वो सिक्योरिटीज़ को इश्यू कर सकते हैं या फिर नहीं, और किस तरह के लोन्स हम अपनी फॉरेन मार्केट्स को दे सकते हैं या फिर नहीं। फॉरेन फर्म्स यहाँ पर इश्यू भी कर सकती हैं और हम फॉरेन मार्केट्स में अपने शेयर्स को भी जाकर इश्यू कर सकते हैं। तो वो सारी रेगुलेशंस जो कि फॉरेन से रिलेट करती हैं, फॉरेन मार्केट से, वो हमारी रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। इनको रेगुलेट करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की फ्रीडम है उसको थोड़ा बहुत जो है वो कंस्ट्रेन किया जा सके, उनको थोड़ा-सा रोका जा सके, रुकावट क्रिएट की जा सके, ठीक है? ताकि वो हर तरह का एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें। और लास्टली रेगुलेशन है हमारे पास बैंकिंग एंड मॉनेटरी रेगुलेशंस। ये वो रेगुलेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। आपको पता है कि अगर मनी सप्लाई को प्रॉपर्ली कंट्रोल ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी मनी सप्लाई से रिलेट कर रही होती हैं। तो गवर्नमेंट्स डिफरेंट बैंकिंग और मॉनेटरी रेगुलेशंस लगाती हैं ताकि कंट्री के अंदर एक तो मनी की सप्लाई को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमने 5 फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशंस पढ़ी हैं, जिससे हम पूरी के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मींस अमेंडमेंट्स। जो हमने रेगुलेशंस अभी पढ़ी हैं उनमें टाइम टू टाइम हम चेंजिंग्स भी लेकर आते रहते हैं, और रेगुलेशंस को चेंज करने का या उनको रिफॉर्म करने का, अमेंड करने का रीज़न क्या हो सकता है, वो अभी हम कुछ सेवरल फोर्सेस और फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं या अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। दीज आर द रीजन्स जिनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट्स अपने रेगुलेशंस को चेंज करती है। द फर्स्ट रीज़न इज़ ओवरकम फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यूएस मार्केट की, कि यूएस ने अपने एक टाइम में जो है प्राइस सीलिंग लगाई हुई थी कि कोई भी बैंक जो है एक पर्टिकुलर रेट से, प्राइस सीलिंग होती है मैक्सिमम रेट, जिसके ऊपर कोई भी बैंक जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। उतना ही रेट चार्ज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप रेट चार्ज नहीं कर सकते। तो ये सीलिंग लगाई गई थी बैंक्स के ऊपर, लेकिन ओपन मार्केट में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया।
लोगों ने क्या किया, अपने डिपॉजिट्स बैंक से उठाकर ओपन मार्केट में ले गए, जिससे बैंक्स का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि एक रेगुलेशन की वजह से जो कि सीलिंग लगा दी गई थी, उस वजह से हमारे बैंक्स को नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रेगुलेशन को चेंज कर दिया। इस वजह से हमारी पूरी की पूरी यूएस जो इकोनॉमी थी, वो क्राइसिस का सामना करना पड़ा था कि डिपॉजिट्स के ऊपर जो हम इंटरेस्ट रेट पे करते थे, वो इतना कम था कि लोगों ने जो है वो ओपन मार्केट में जाकर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए आपकी रिफॉर्म की गई। दूसरा रीज़न जो है वो फाइनेंशियल इनोवेशन का है कि हमारी जो एक डायनामिक वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती रहती हैं, और इस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि पहले डिकेड से बहुत चेंज हैं। इस वजह से नए प्रोडक्ट्स लेकर आना, और जो जैसे कि जंक बॉन्ड्स हैं, हाई शील्ड बॉन्ड्स हैं, ये प्रोडक्ट्स पहले नहीं अवेलेबल थे, ठीक है? तो इन बॉन्ड्स की वजह से, इन नई इनोवेशन की वजह से भी अपनी रेगुलेशंस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स। हर मार्केट दूसरी मार्केट से इंटरेक्टिव हो चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिलकर एक मल्टीनेशनल कंपनीज बना ली हैं, और मल्टीनेशनल मार्केट्स बना ली हैं जो कि मिलकर काम करती हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आती है, आपका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, उस वजह से भी हमें रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ता है। और लास्ट रीज़न हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज। आपको पता है कि पहले एक बैंक था जो कि इंश्योरेंस भी करता था और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता था। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सेपरेट कर दिया गया है रेगुलेटरी सिस्टम की वजह से। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स दे दी हैं, ठीक है? तो ग्रेजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो उनकी जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। वो फाइनेंशियल सुपर मार्केट्स बनती जा रही हैं। उस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से भी हमने सिंपल क्या किया है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को यूज़ किया है, ठीक है? ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के रेगुलेशंस नहीं पढ़ने। रेगुलेशंस वही हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं, और हमें पहले से ही पता है कि एसईसीपी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है?